Yo, what is up everyone? It's your boy DJ Lush back again. So आज है हमारे साथ DJ Dadams, one of the best wedding DJs in Punjab. Hi Lash bhai, how are you? Good bhai. What's up? How are you doing? Thanks for having me, bro. Most welcome, bro. So my first question is, how and why you started DJing? आपने क्यों और कैसे स्टार्ट की थी DJing? यार मैं बड़ा स्पष्ट सा आंसर देना चाहूँगा इसका। एक्चुअली ना मेरे को मतलब पहले एक तो जब अपन बचपन में थे, यू बेटर नो अबाउट कि मैं कहाँ से हूँ। मैं विलेज से हूँ। ओके। तो लाइफस्टाइल वैसा सा ही था। और एंटीना होता था उस टाइम पे। म्यूजिक लवर थे मेरे पापा भी, बहुत लाउड म्यूजिक सुनते थे, ओल्ड स्कूल। उनके पास पंजाबी की बहुत कलेक्शन थी। ओके। तो मेन तो लाउड म्यूजिक सुनने की आदत जो है वो मेरे पापा से आई मेरे। ओके। और उसके बाद फिर वो आदत मेरे को अच्छी भी लगी और मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा। और उसके बाद हुआ ऐसा कि घर पे ऐसे ही मैं बैठा टीवी देख रहा था, तो सडनली वो दूरदर्शन जलंधर पे वो पंजाबी एमसी का गाना चल गया, आज फिर कितने चल रही है मोरनी बन के। और जिसने उस पुराने गाने की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि पंजाबी एमसी पीछे ना टर्न टेबल्स पे वो स्क्रैच कर रहा है, दिखा रहा है ना। राइट। तो वो ना क्लिक हो गया ऐसे कि ये क्या कर रहा है। तो फिर उस टाइम पे इतनी अप्रोच तो थी नहीं कि अपन इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सके या ये। उस टाइम पे इंटरनेट था ही नहीं। तो और इंटरनेट होता भी, हम सिटी से नहीं थे, हम विलेज से थे। हमारे पास चीज 4-5 साल बाद पहुंचती है। तो हुआ क्या भाई कि वो गाना ना क्लिक कर गया और मैं हमेशा वेट करता था टीवी पे कि वो गाना आएगा और मैं उसको सुनूंगा। और मैं घर वालों को बोलता था हमेशा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा किसी दिन। फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब घर वालों का रिएक्शन क्या होता था? घर वालों का रिएक्शन, वो बच्चा था यार उस टाइम पे, क्या रिएक्शन देंगे वो। उनको यार क्या कर रहा है, कुछ अभी आगे जाके पता चलेगा इसको क्या करना है। तो उनको ये नहीं पता था कि शायद ये वर्ड्स बड़े सीरियस ले जाएगा जो इसने मुंह से बोले हैं। तो ऐसा हुआ कि जब आगे आगे अपन मतलब बढ़ते गए जिंदगी में, तो फिर रेडियो आ गया। फिर रेडियो की मैंने ना एम्प्लीफिकेशन की होती थी घर पे, मतलब बड़े स्पीकर्स पे। तो मतलब एंटीना का कनेक्शन भी कम था, तो बड़ी वायर डाल के ऊपर छत से निकाली हुई थी कि प्रॉपर क्लियर चले। और उस टाइम पे मतलब आरजे को सुन के भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था मैं। मेरे को लगता था यार ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है यार। एक बंदा बातचीत भी कर रहा है, लोगों की सुन भी रहा है और गाने भी सुना रहा है। तो वो भी एक वो हो गया, उधर से डीजेइंग के बारे में पता चल गया और इधर आरजे क्लिक हो गया थोड़ा बड़ा हो के। तो उसके बाद फिर जब मैं था 9th और 10th में, तब मेरे को क्लिक हो गया कि आई वांट टू बी ए डीजे। और उस टाइम तक 2G आ चुका था और हमने मतलब अपने फ़ोन में गाने वाने डाउनलोड करने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम पे वेबसाइट होती थी डीजे जॉल, उस पे रिमिक्सेस आते थे, यूके पंजाबी और ये ओल्ड स्कूल बॉलीवुड मिक्सेस बहुत खतरनाक आते थे भाई। उस पे हम भाई निकाल के ऐसे डाउनलोड पे लगा के उसको आधा पौना घंटा बैठे रहते थे, बस वही कलेक्शन इकट्ठी करने के लिए कि भाई सुनेंगे फुल लाउड म्यूजिक, फुल बेस है, मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। तो मतलब शुरू से ना मेरे कानों में शायद ये शक्ति बचपन से ही थी कि एक रिच म्यूजिक को या अलग को मैं पहचान जाता था। जैसे जब लेट द म्यूजिक प्ले बजता था ना, तो मेरे को पता लग जाता था कि ये यूनिक है। या मोरनी बजा तो मेरे को क्लिक हो गया कि ये यूनिक है। तो मतलब बचपन से ही मेरे कान डिफरेंट साउंड्स और ये सबको ढूंढने में लगे हुए थे कि हाँ भी डिफरेंट साउंड्स मेरे को इंस्पायर करती हैं आज भी। मतलब कोई मेरा जॉनर कोई बॉर्डर नहीं है मेरा। कोई भी लैंग्वेज का गाना हो, कोई भी जॉनर हो, अगर उसमें कोई ऐसी एक साउंड है ना जो बज रही है तो वो क्लिक करती है मुझे। तो फिर क्या हुआ कि भाई +2 के बाद घर वाले तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पंजाबियों की फैमिली में एक ही होती है, यहाँ तो आर्मी में चले जाओ या बहन से शादी करो कनाडा चले जाओ हैं, या किसी और दुबई चले जाओ अगर आपके पास पैसे कम है तो। मेरे घर वालों का भी सेम प्लान था। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, 6 फीट मेरी हाइट है। मम्मा मेरी का तो हमेशा ड्रीम था कि मेरा बेटा आर्मी में हो। मैं उनका मन रखने के लिए जाता भी था टेस्ट वेस्ट देने।
पर मन नहीं होता था ऐसे कि हाँ भाई करना है। तो अंदर बस अंदर से कीड़ा था कि भाई जिस दिन मेरे को मेरा रास्ता मिल गया ना उस दिन नहीं उस दिन बाद में करके बताएंगे बस कि हाँ भी हमने कर लिया। तो जज्बा तो था बचपन से ही। फिर स्टार्ट कैसे किया आपने कि मतलब सीखा किससे और मैं कैसे? आपको बताता हूँ। मैं उस टाइम पे फिर देखो मेरे को पिंड वाले बंदे के लिए ना गांव वाले बंदे के लिए गांव से निकलना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा टास्क है ना। अब वो बॉर्डर पहले तो ये आर्मी वाली एक्सपेक्टेशंस ऊपर से ये इन सबको तोड़ के मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा फार्मूला बनाया। मैंने कहा मम्मी मैं कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहा हूँ। 6-7 हजार रुपए सैलरी होती थी उस टाइम, 2011-12 की बात है। तो मैं जलंधर आ गया भाई, मेजर सिटी आ गया, थोड़ा दूर आ गया गाँव से, थोड़ा एक्सेसिबल हो गई चीजें, है ना। तो वहाँ पे अब देख कहते जब आप किसी चीज को बेइंतहा चाहते हो ना तो रास्ते बनते जाते हैं। भाई मैं कॉल सेंटर जॉब करता था, मेरे को वहाँ पे रिटायर्ड डीजे मिल गया मेरे बैच में। सही है। मतलब वो उस टाइम पे डीजे हिंदी में उसका नाम लेना चाहूंगा इधर। आज मैं कुछ भी हूँ, जो बातें उसने कॉल सेंटर में रात को जब अवेल टाइम होता था, कॉल सेंटर में कॉल्स कम आती थी, वो बंदा डीजे के बारे में बात करता था। वेरी नाइस। वो बेंगलुरु में प्ले कर चुका था और वो उस टाइम पे ये सुकेतु भाई ये सब इनके साथ बहुत रह चुका है उस टाइम पे। तो बेंगलोर का अच्छा सीन उसने उस टाइम पे देख रखा था पहले ही 2010-8 में। तो बस यही था कि उसका लीवर डैमेज हुआ। वो क्यों हुआ मैं क्यों बोलूं, सबको पता ही है। डीजेस यार दारू दारू वारू ये वो, क्योंकि ये हमारी मतलब नाइट लाइफ में ना ये सब एक बैड साइड है ये हमारी लाइन की, कि फ्री में एक्सेसिबल हो जाती हैं और बंदे मिसयूज कर लेते हैं ना, मिसयूज कर लेते हैं। तो वो चीज फिर वो मेरे को डीजेइंग के बारे में हमेशा बताता था। और एक बात हमेशा बोलता था, आज भी मेरे को वो बात याद है, वो हमेशा बोलता था कि डीजे चाहे शादी में प्ले कर रहा हो, चाहे किसी लेडी संगीत में प्ले कर रहा हो, चाहे किसी बड़े क्लब में कर रहा हो, चाहे किसी कॉन्सर्ट में कर रहा हो, बट कहता ऑन दैट पॉइंट ऑन दैट टाइम जब वो परफॉर्म कर रहा होता है वो एक सेलिब्रिटी होता है। राइट। और वो मतलब चाहे वो 1000 रुपया भी ले रहा है प्ले करने का, बट वो अपनी उंगलियों में नचा रहा है सब। और वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो हमेशा ही बोलता था ये, और वो और घर कर गई थी मेरे मन में ये बातें। तो फिर मैं उसको पूछता भी था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो वो बोलता था कि डीजे NY के इलेक्ट्रॉनिक एकेडमी है। उस टाइम पे एक ही यही थी नोन एकेडमी, या एक स्पिन गुरुज थी। हाँ, तो स्पिन गुरुज थोड़ी बजट में थी, मतलब नियर अराउंड 35-40,000। और NY के अगर जाना है तो उस टाइम पे 50-60,000 70,000 चाहिए होते थे। तो मैं फिर ऐसे ही बस कॉल सेंटर 2 साल लगाए मैंने। थोड़ा पापा की डेथ हो चुकी थी, घर का मेन फैमिली मैन भी मैं था, तो घर को सपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट था। वो भी कर रहा था साइड बाय साइड, और पैसे भी इकट्ठे कर रहा था। जितने के इकट्ठे हुए उतने ठीक है, बाकी मम्मी ने कमेटी उठा के दी, क्योंकि मैंने घर पे झूठ बोला था कि मम्मी मैं एक कोर्स करने जा रहा हूँ, उसके बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये हंसने वाली बात है भाई, ये मेरे मुंह के वर्ड थे, मैंने अपनी माँ को बोला उस टाइम पे। तो 30-40 हजार मेरे पास थे, 40-50 हजार मेरी माँ ने दिए, कहती जा। और मैं दिल्ली जाके मतलब पहले मैंने डेमो क्लास ली स्पिन गुरुज एकेडमी से। तो वो थोड़ा एकेडमी के प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे थे, वो अपनी जगह सही थे, बिल्कुल सही। वो अपने जिस हिसाब से उनकी मैंडेटरी और जो भी वो उनकी समझ लो थ्योरी नॉलेज जिस हिसाब से उन्होंने सिखाना था वो उस हिसाब से सिखा रहे थे। डेमो क्लास में ना मेरे को थोड़ा मतलब डिफिकल्ट सा लग रहा था, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं इनसे सीख पाऊंगा, क्योंकि मैं गाँव से गया था भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो मेरे को वो एकेडमी समझ नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मैंने वहाँ पे ना ब्रोशर पढ़ा था उनका। तो उनके ब्रोशर में ना डीजे नीतीश का नाम था, जो भी ऑफिशियल डीजे ऑफ बादशाह है भाई साहब। बहुत तरक्की की है भाई ने। और एक हमारे पंजाब का म्यूजिक प्रोड्यूसर था, वो वी ग्रूव, वो अभी काम कम कर रहा है, पर वो उसकी प्रोडक्शन उस टाइम पे बहुत तगड़ी थी। तो ये दोनों के टॉप स्टूडेंट्स में नाम थे। तो भाई फेसबुक उस टाइम पे मैं बहुत खतरनाक चलाता था, मतलब मेरे को लिंक विंक बनाने सब आ गए थे भाई, किसको कहाँ ढूंढना है, कहाँ मैसेज करना है, सब नॉलेज थी। तो मैंने सबसे पहले तो वो नीतीश गुलियानी को ढूंढा फेसबुक पे। उसके बाद मैंने मैसेज किया कि आई वांट टू बी अ डीजे। तो मैं ऐसे ऐसे एकेडमी में आया था, मैं उधर सीखूं कि ना सीखूं, पूछ लिया। मैंने कहा स्टूडेंट है, वहाँ से पूछ लेते हैं। तो ही सेड कि हाँ अच्छी एकेडमी है,
बुरी तो कोई बात नहीं है उनमें सीखने, आप सीखो उनसे। तो मैंने उनको मन खोल के बात कर दी कि भाई मेरे को ना वो एकेडमी, शायद मैं एकेडमी के लिए नहीं बना है कि एकेडमी सही है, शायद मैं ही वही ना वो कि अभी तेरे 80% है तो तू अभी दाखिला नहीं ले सकता। वो शायद मैं उस जोन में था, नहीं कर सका। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो डीजे मुकुल कपूर है, जिनको मैं आजकल मतलब जिनके साथ मैं जाता हूँ एज असिस्टेंट डीजे, और उनसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि एकेडमी के बाद कोई ना कोई डीजे तो साथ में एक्सपीरियंस के लिए चाहिए ही चाहिए सीनियर। तो उनके साथ जा रहा था तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने कहा फिर मैं इनको अप्रोच कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई करो ना अप्रोच, क्या दिक्कत है, आप बात करके देखो, मैं भी बोल देता हूँ। तो मैंने भी अपने लेवल पे काफ़ी मैसेजेस किए, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको बोला भैया आप बात करो, फिर उन्होंने भी बात करी शायद। तो उन्होंने शायद एक बार बोला था ऐसे कि चल ठीक है भाई, जब तेरा मन करेगा। वैसे मेरे जो टीचर थे बहुत बिजी रहते थे उस टाइम पे, तो और उन्होंने ज़्यादातर किसी को सिखाने में उनका इंटरेस्ट भी नहीं था, वो अपने मतलब अपनी जर्नी चल रहे थे, बिजी थे, बहुत बिजी थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बोला कि भाई आ जाना जब तेरा मन करेगा, मैंने अगले दिन ही कपड़े पैक करे, मैं दिल्ली निकल गया। ओके। और दिल्ली जब पहुंचा, मैंने गुरुद्वारा शीशगंज जाके अपना बैग रख दिया और उधर ही बैठा रहा। मेरे को कुछ नहीं पता था कि दिल्ली इतनी बड़ी है। मैं पहली बार गया तो मतलब मेरे को ये भी नहीं पता कि इस एरिया में क्या करना है, कहाँ क्लास लेनी, कुछ नहीं पता। बस चला गया एक बार, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई आ जाना। तो जब मैं उधर पहुंचा तो मुकुल भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ओके। और नीतीश भाई भी, उनके साथ भी कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो 1.5-2 दिन तो मेरा ऐसे ही निकला भाई। और मैं मतलब लिटरली परेशान ही हो गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। यहाँ सब ठीक तो है, क्योंकि मैं घर पे भी झूठ बोल के गया था। तो उन्होंने मतलब फिर नीतीश भाई के साथ 1.5-2 दिन के बाद बात हुई। तो इजेड की भाई तू इधर है? मैं कहा हाँ जी। कहते भाई, मैं कहा वो मुकुल भैया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो कहता तू डायरेक्ट चला जा भाई घर पे। उन्होंने घर का ना मेरे को एड्रेस दिया, मैं डायरेक्ट चला गया घर चले गए। और वहाँ पे मैंने जाके बात करनी थी कि मैंने क्लासेस लेनी है, और अभी ये श्योर नहीं था कि भैया ने मुझे क्लासेस देनी है या नहीं देनी। तो मैं डरता डरता गया। और उस टाइम पे थोड़ा ना पंजाबी बंदे का पता लग जाता है कि ये पंजाबी है। क्योंकि हम जब हिंदी बोलने की भी कोशिश करते हैं ना, हमारी हिंदी में पंजाबी मिक्स हो जाती है, पंजाबी। तो दिल्ली नए नए गए तो मैंने मतलब रिंग मारी, तो बाहर उनके मम्मा जी आए। तो माता जी हम बोलते हैं उनको आज भी। तो उन्होंने मतलब बाहर आके कहते हाँ जी बेटा। तो उनका जो हाँ जी बेटा था ना, उसमें ऐसा झलक रहा था कि कोई पंजाबी है ये। तो अपना सा लगा, अपनापन लगा। तो मैं मतलब जाते ही डायरेक्ट ही सीधा बोला कि मैं पंजाब से आया हूँ और मेरे को डीजिंग सीखनी है, तो क्या करें, मैं भैया से मिलना चाहता था इधर। तो उन्होंने फिर मेरे को उधर जाके पता चला था कि भैया की शादी हुई को अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं, इस वजह से वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ओके। और मैं बैठा उधर ड्राइंग रूम में, फिर भैया आए, फिर उन्होंने मेरे साथ बात करी। फिर उन्होंने लिटरली गले लगा के मुझे यही बोला था कि भाई तू स्टूडेंट नहीं है, तू भाई है। और लिटरली बोलूं, मैं आज जो भी हूँ उस बंदे की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ डीजेइंग करते नहीं देखा, या मैं डीजेइंग ही सीख के नहीं आया। उनकी और मेरी कहानी सेम थी। मेरे डैड भी नहीं थे, उनकी 2 बहनें थी, उनके भी डैड नहीं थे। तो मैं मतलब फाइनेंशियल चीजें कैसे घर पे चलानी है, मैं वो भी ग्रैब करके आया उधर से। मैं डीजेइंग तो सीखी, क्योंकि ही इज द बेस्ट इन गेम ब्रो। जो स्किल्स उनके पास है मैंने बहुत रेयर डीजेस में देखे हैं। तो मैंने उनसे डीजेइंग भी सीखी, साथ साथ ये भी सीखा, और उन्होंने छोटा भाई समझ के सिखाया भाई। जहाँ पे मैं कोई गलती कर रहा था, मेरे को रोका भी, पटका भी। आज भी उनका हक है कि आज भी अगर मैं कोई गलती करता हूँ, बड़े प्यार से या गुस्से से भी समझा ले, कोई बात नहीं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना ही चाहिए, है ना। तो वो फिर उन्होंने सिखाया भाई। फिर वहाँ पे मैंने मतलब मैं और नीतीश भाई प्ले करते थे, मैं उनके साथ असिस्टेंट था। दिन का क्लब होता था भाई। अपना वहाँ पे एनएसपी में था। और वहाँ पे प्ले करते थे, हेडक्वार्टर्स।
ओके। तो भाई साहब प्ले करते थे, अपन उधर साथ में मैं पूरा मतलब देखता था, और उनको देख के काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे। और वो क्लब पूरा दिन को ही भरा होता था। बड़ा बड़ा कुछ सीखा यार, थोड़ी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। फिर उसके बाद फिर ऑब्वियस ही बात है, मैं दिल्ली सेट होना चाहता था, पर मेरे गुरु हमेशा बोलते थे मुझे कि जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, आपको हमेशा उधर से ही अपने करियर की स्टार्टिंग करनी चाहिए। कोई भी जगह बड़ी छोटी नहीं होती। आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो कल को आप किंग होगे उस जगह की। सही बात। वही बात थी जब हम मतलब पंजाब आए। मेरे को लगता था कि पंजाब में डीजेइंग का इतना खास सीन है नहीं। वो मैं अपने अंदर ही मैंने एक कहानी बना ली थी, बट ऐसा कुछ था नहीं भाई। बहुत डेवलप था पंजाब, बहुत कुछ सुन रहे थे लोग, बट मेरी अप्रोच नहीं थी वहां तक। तो फिर भैया ने ऐसे बताया कि वहाँ पे मतलब ये कंपनीज हैं जो प्राइवेट पार्टीज करती हैं, या इनके साथ मतलब आप वेडिंग डीजे एज अ सैलरी पे काम कर सकते हो। काफी सारी ऑप्शंस बताई। तो भाई तेरे को पता है मैं थोड़ा सोशल हूँ। मैं अगर मेरे पास काम की कमी है तो मैं अपनी मार्केटिंग खुद ही कर लेता हूँ। फोन घुमाने शुरू कर देता हूँ, और कैसा है क्या है भाई, काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। भीख थोड़ी मांग रहे हैं, काम ही मांग रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हूँ शुरू से ऐसा। तो वही चीज मैंने आके यहाँ भी शुरू करी। पंजाब आके थोड़े लिंक बनाने शुरू करे। फिर उसके बाद जलंधर का डीजे था, डीजे सैंडी, वो मिला मेरे को। उसने बहुत सपोर्ट करी मुझे मेरे करियर में, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं लिटरली उसके घर रहा हूँ भाई, कम से कम नहीं 4-5 महीने। और मेरी मासी का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मासी की फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने लिटरली मतलब मेरे को इतना पंप किया, क्योंकि दैट टाइम ना मेरे घर वाले थोड़ा मेरे से नाखुश हो गए थे। तो मैं क्योंकि अभी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि डीजेस को जल्दी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर आप बोलोगे आप कोर्स करके आ गए, और जब तक भाई आप एक्सपीरियंस नहीं लेते, आपकी प्लेइंग में दम नहीं है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, या आपका नाम किसी ने ना सुना हो, तब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उस टाइम पे ऐसा था। आज की मैं बात नहीं कर रहा, आज थोड़ी गेम चेंज हो चुकी है। आज की गेम बिल्कुल, वो आज की गेम आते हैं उस पे। अभी ये थोड़ा खत्म कर लें जो शुरू किया है। तो फिर क्या हुआ कि वहां से फिर वहां भी क्लब था सैंडी के पास, डे क्लब था जलंधर में, वहां भी प्ले करते थे। एलपीयू के स्टूडेंट्स आते थे भाई, क्या मजेदार पार्टी होती थी दिन को। वो प्ले करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन मतलब वेडिंग्स भी, मेरा ना काम मतलब शुरू से ही मेरे को बस सीडीजेस की शक्ल देखनी थी। और उसके लिए मैं किसी भी पार्टी पे जाता था। चाहे वो शादी हो, चाहे कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, मैं उधर भी जा रहा हूँ। सीडीजेस क्या होते हैं? डीजेस के इक्विपमेंट्स होते हैं जिन पे डीजे प्ले करता है, उसको सीडीजे बोलते हैं। तो हमें था कि इक्विपमेंट दिखे और वहाँ पे जाके हम बजा सके। पैसों वैसों की इतनी कोई खास होती नहीं थी भाई, सीडीजेस दिख जाए उतना बहुत है। उस टाइम पे मिलता भी क्या था, 1000 या 1500 रुपया, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। 2013 की बात कर रहा हूँ जब हमने करियर स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही, मेरे को किसी प्राइवेट पार्टी पे एंकर मिल गया था कोई लुधियाना का। तो वो कहता आप लुधियाना बजाओगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं बजाऊंगा भाई, आप बुलाओ ना। तो कहता कितने पैसे लेगा? मैंने कहा भैया आप बुला लो, आप जो दोगे मैं खुश हो, क्योंकि लुधियाना के बारे में सुना था, बहुत रिच शहर है। तो मैं आना चाहता था, अंदर से मन था। और लिटरली वो भाई 2 दिन बाद ही उस एंकर का फोन आ गया कि ऐसे ऐसे पार्टी है भाई, बजाएगा? क्योंकि उसने मेरे को लास्ट किसी पार्टी पे जलंधर के पास ना बजाते देख लिया था। तो उसने मेरे को बुला लिया, पहली पार्टी हमने बजाई उधर। उसके बाद फिर वो जो ऑर्गेनाइजर था उसने मेरे को कंटिन्यूसली काम देना थोड़ा शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हो गया, पैसे थोड़े से आने लग गए, तो घर को भी भेजने लग गया। तो फिर घर वालों के साथ भी बातचीत थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि घर वाले भी भाई सीधी सी बात है, तभी ट्रस्ट करते हैं जब आप मतलब स्टैंड ले जाओ और आप थोड़ा उनको लगे कि हाँ भी आप फैमिली को समझ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं जाता था बटाला बैक अपने विलेज रात को ट्रेन से, यहीं से गिग खत्म करके लुधियाना से। फिर उसके बाद मैं अगर गिग होती थी तो वहां से अर्ली निकलता था प्ले करके, उसी दिन रात को 2-2:30 बजे की ट्रेन होती थी, उसी पे वापस चला जाता था। और खेती भी कर रहा था थोड़ी बहुत साथ साथ ही, कि चलो ठीक है, घर वालों को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, तो मेरा करना भी बनता था क्योंकि मैं बड़ा था घर पे। तो वो भी कर रहा था, वो भी कर रहा था। उसके साथ ही फिर मतलब धीरे धीरे थोड़ी पिक्चर बड़ी होती गई।
फिर उसके बाद मेरे को ना ऐसे ही प्ले करते करते 2-2.5 साल बाद एक क्लब मिला, बर्बन ब्रॉडवे। ओके। अभी नहीं है वो, उस टाइम पे बड़ा अच्छा क्लब था लुधियाना। और फिर वहाँ का रेजिडेंट डीजे बना मैं, पहली रेजिडेंसी मेरी। ओके। और वहाँ पे प्ले करना शुरू किया। फिर वहाँ पे थोड़े मतलब मेरा म्यूज़िक टेस्ट जो था शुरू से ही, क्योंकि मैं था पंजाबी बंदा, और पंजाबी होते होते ना मेरा टेस्ट इंटरनेशनल भी था, क्योंकि मैं यूके पंजाबी आर्टिस्ट और ये जितना हिप हॉप सीन था अपना देसी, ये सब सुन रहा था। ओके। और मैं वही बजा रहा था क्लब्स में, और लोग मेरे को सुन रहे थे भाई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ओके। इवन दो मैं उस टाइम पे भी माइकिंग बहुत अच्छी करता था, अब भी करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही ये रैप वैप के लिए ज़्यादा ही मैं मतलब इन्फ्लुएंस था। रैपर्स से भी बहुत ज़्यादा। उनके जो बोहेमिया जैसी आवाज़ें भारी भारी अपनी निकालनी, ये सब शुरू से ही था मेरा, बचपन से ही। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी मेरे को। आपने रैप भी लिखा था एक? हाँ, वो भी सुनाना चाहोगे? हाँ, अभी वो अच्छा अभी जो पंजाबी में लिखा है मैंने। हाँ। कौन सा वाला? वो माजे वाले जो अपने साइड माजे वाली। हाँ। 4 लाइनें सुना रहा था, ज्यादा तो क्यों ही करनी है। हाँ। चल माजे वाला छोड़ते हैं अपन। हाँ। एक नया है तेरे लिए भी, फ्रेश होगा। ओके। वो सुन ले। जगे जट वांगू यारां दी चढ़ाई बल्लीए, दुखी तिक्की खूंजे असी लाई बल्लीए, शुरू तो रिकार्ड साडा माड़ा बोलदा, तू एवें साडे उत्ते मारना टराई बल्लीए, जगे जट वांगू यारां दी चढ़ाई बल्लीए, दुखी तिक्की खूंजे असी लाई बल्लीए, शुरू तो रिकार्ड साडा माड़ा बोलदा, तू एवें साडे उत्ते मारना टराई बल्लीए। बाकी पूरा गाना अपन रिलीज करने के बाद सुनाएंगे, समझा कर लश यार, एक्सक्लूसिव कंटेंट है भाई। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर जर्नी ऑफ डीजेइंग। भाई जर्नी बहुत प्यारी थी, अप एंड डाउन्स भी थे, बहुत कुछ सीखा भी, है ना। ठीक है, इतने तो काबिल भी नहीं थे हम जितना हमने घर वालों को बना के दिया इसी लाइन से, है ना। कई लोगों को जिनको लगता भी होगा इस लाइन में ये नेगेटिव चीजें हैं, ये भाई है साइड बाय साइड, बट वो आप पे डिपेंड है कि आपने पॉजिटिव चीज उठानी है कि नहीं। ये मैसेज भी है कि आप इसी लाइन की पॉजिटिव चीजें उठाओ, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको साइड पे रखो, है ना। और जर्नी वॉज वेरी गुड, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज इधर हूँ, और बहुत प्यार करती है यार जनता भाई। लिटरली जब पहली बार मैंने जस्सी सिद्धू को परफॉर्म करते देखा था 5 साल पहले, मतलब ना फुल पैकेज नहीं होता जो, भाई एमसी है वो, सिंगर भी है, और ऊपर डीजे बेस्ड आर्टिस्ट है वो, क्या खतरनाक परफॉर्म करता है यार, फुल पैकेज। मतलब अगर कोई अर्बन पंजाबी शादी हो ना, वो बंदा, मैंने लिटरली मेरे गूज बम्स हैं उस टाइम पे 5 साल पहले, क्या परफॉर्म करता है भाई। और वही है वो, मैं बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि उसके साथ स्टेज शेयर करी मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ, और आगे भी चलो करते रहेंगे, बहुत आर्टिस्ट आज भी मिलते हैं, बहुत लंबी जर्नी चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ चैलेंजिंग द इंडस्ट्री इज। कितना चैलेंजेस आपने फेस किए इंडस्ट्री में आने के बाद, सीखने के बाद, और आज तक क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो? ऐसा उस टाइम पे जब मैं मतलब जर्नी शुरू करी है, उस टाइम पे मेरा पूरा ध्यान सिर्फ डीजिंग पे था, और ग्रो भी धीरे धीरे हो रहा था मैं। अब ना काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब बहुत बर्डन है भाई। कसम से बोलूं, अगर आप बोल रहे हैं ना मैं अकेली डीजिंग कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब कंटेंट भी है, उसके बाद इंस्टाग्राम ड्यूटीज लग गई हैं भाई। अगर टाइम टू टाइम पोस्ट नहीं डालेंगे, टाइम टू टाइम अगर अपन मतलब कोई गिग की आफ्टर मूवी नहीं डाल रहे, अपना नया फोटो शूट नहीं डाल रहे भाई, तो लोग भूल जाते हैं भाई। क्लब्स वाले फोन कर करके भाई नया फोटो शूट करा लो। इवन दो उस टाइम पे ये चीजों की जरूरत नहीं होती थी जब हमने स्टार्ट किया, है ना। उस टाइम पे सिर्फ आर्ट एग्जिस्ट करता था। हाँ, लोगों को अगर नाम भी नहीं पता आर्टिस्ट का, बस उसके आर्ट के बारे में पता है उनकी, भाई इस क्लब में एक डीजे प्ले करता है, वो बड़ा खतरनाक प्ले करता है। उस टाइम पे ऐसा था। आज थोड़ा भाई इंस्टाग्राम आ गया, पहले लोग स्क्रॉल करते हैं, कूल है कि नहीं है ना। चाहे आर्ट अभी थोड़ा 10% ही हो, पर हाँ ये सब चीजें लोग नोटिस करते हैं, तो ये मेरे को थोड़ा लगता है ये बर्डन वाली चीज है। बस ये वाला चेंज जो बढ़िया नहीं लग रहा है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा भाई। आर्ट को बस ये ना चलना पड़ रहा है समय के हिसाब से, क्योंकि अगर नहीं चलेंगे तो भाई
रोटी बंद हो जाएगी, इसी सही बात है। पर ड्यूटी एक और एक्स्ट्रा पड़ गई है ये। सोशल मीडिया की पड़ गई है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज बढ़ गई होंगी। और काम मिलने में पहले काम इजी मिलता था। पहले क्या था कि पहले ना मतलब जैसे अब ना लोग बढ़ गए हैं हर एक इंडस्ट्री में। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही बढ़े हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हर जगह कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो वो चीजें कंपटीशन की वजह से ना काफी सारी चीजें हुई हैं कि अब ना मतलब आर्टिस्ट को ना काम मांगना पड़ रहा है। जो प्योर आर्टिस्ट है जो तो वो है। मैं अब वो जेनजीज जो हैं अभी, उनको मैं क्या ही बोलूं भाई, वो तो उन्होंने बहुत डिफरेंट, एक बटन दबाते हैं और गाना चेंज जादू कर देते हैं लोग। देखी है आपने, मीम वीडियो देखी होगी आपने। तो मतलब लिटरली यार पहले जो डीजेस थे ना, मैंने जिनको सुना है, गौरव मदान, मिक्की, मुकुल भाई, और भी थे दिल्ली के बहुत सीनियर डीजेस, अभी नाम नहीं याद आ रहे मेरे को। इनका भाई अगर 2.5-3 घंटे का सेट सुनता था ना बंदा, तो ऐसा लगता था कि एक कहानी ना पहले वर्ड से शुरू हुई है और लास्ट मॉरल पे खत्म हो गई। आज के सेट्स में ये जान नहीं है भाई, नहीं है। और अगर मैं बोलूँ ना कि मैं भी ये कर सकता हूँ तो नहीं है, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा हो गया है और हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, राइट। हम कहीं कुछ और प्ले कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, राइट। तो वो उस वजह से भी थोड़ा सा है सीन, क्योंकि म्यूजिक हो गया बहुत ज्यादा, पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है, और हमको सब देखना पड़ रहा है ना। तो वो चीजें हुई हैं चेंज। सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफस्टाइल ऑफ डीजेज। लाइफस्टाइल कैसा जी रहे हैं आजकल डीजेज? अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं भाई, जिन्होंने तो मतलब अपने स्ट्रगल टाइम पे अच्छा हार्डवर्क किया है, उनको मतलब परमात्मा सब कुछ दे रहा है और देता रहे भाई। वो तो किसी भी मतलब कोई भी फील्ड हो, मैं कहता हूँ उसमें अगर किसी ने मेहनत करी है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए भाई। और अच्छा लाइफस्टाइल है भाई बहुत, मतलब अभी तो अपने काफी सारे डीजेस भाई मतलब न्यूक्लियर सबके लिए इंस्पिरेशन है भाई। जज बन गए, पहले डीजे थे वो, हमारे इंडिया के जो जज बने वो भी हसल में है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पहले तो निखिल चिनप्पा होनी भी थे, उन्होंने भी किया है। तो मतलब ये वही लाइफस्टाइल की बात ही है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं हर जगह। लाइफस्टाइल बढ़िया है, मतलब अच्छा है बिल्कुल भाई, अच्छे लिंक्स बनते हैं। आप ये तो आपको भी लक्ष्य पता ही होगा कि अपन मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, हम हर तरह के लोगों को मिलते हैं, राइट, है ना। तो हमारे लिंक्स भाई हर जगह बन जाते हैं। हम मतलब ये चीज का बहुत फायदा है कि भाई अपन कभी फंसते नहीं। हमें कहीं भी मतलब कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए तो कोई डॉक्टर भी नोन निकल जाता है ना, और वो खुश हो जाता है कि नहीं यार भाई ये तो भाई ने अपना गाना प्ले किया था, बस इतने में खुश है, साथ ही 30% डिस्काउंट। सही है। तो मतलब बढ़िया हो गया लाइफस्टाइल अब कर आजकल डीजेस का, है ना, अच्छा हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अ डीजे अर्न इन इंडिया? कोई एवरेज बता सकते हो नंबर्स, कितना अर्न कर ही रहा होगा डीजे? ब्रो जो तो ये डिपेंड करता है कि वेडिंग डीजे है या क्लब डीजे है, और क्लब में भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कि यहाँ रेजिडेंट डीजे, मतलब एक नॉर्मल डीजे जो अभी 1-2 साल 3 साल हो गया जिसको प्ले करते हुए, कितना और रेजिडेंसी कर रहा है, करता होगा आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से वो 40 से 50 हजार रन कर सकता है महीने, बड़ी इजीली तो नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है यार। डीजेस जो है ना, ऐसा नहीं होता, कई बार कुछ डीजे ऐसे भी होते हैं जो 1-2 साल में बहुत प्रो हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है उन्होंने प्रैक्टिस कितनी करी है, और डिपेंड ये भी करता है कि जिस क्लब से उन्होंने स्टार्ट किया है वो कितना सपोर्टिव है उनके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये क्लब वाले ही बॉर्डर्स बना रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं वैसा करना है, वैसा नहीं ऐसा, उसके अंदर के आर्ट को टाइम ही नहीं देते। तो कुछ क्लब ऐसे अच्छे भी हैं भाई जो आर्टिस्ट को समझते हैं और उसको देते हैं, टाइम देते हैं भाई, समझ और तू अपने हिसाब से कर। तो वो भाई फिर उस हिसाब से फिर वो सीढ़ी दर सीढ़ी बंदा चढ़ता जाता है। तो 2-3 साल का अगर बंदे को एक्सपीरियंस है और अच्छा डेडिकेटेड है तो 50 हजार रुपया कमा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर व्यूज ऑन सोशल मीडिया सेलिब्रिटी डीजेज।
जो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत बड़े नंबर्स के साथ हैं, सेलिब्रिटी डीजेस बन गए हैं जो मतलब लोगों की दुनिया में, और आर्ट उनका कैसा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं? वो सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, डीजेस नहीं हो सकते वो। ओके। वो सेलिब्रिटीज भी वो आजकल इंस्टाग्राम पे रातों रात बंदा सेलिब्रिटी हो जाता है, वो वाला हिसाब किताब है। ठीक है। और सीधी सी बात है, आर्ट जितना बचा रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर होगी ना, तो ये आर्टिस्ट ही होंगे जो प्योर आर्टिस्ट, जो लोगों को दे रहे होंगे संदेश की भाई नहीं, प्यार से रहो। तो मतलब हाँ ठीक है, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते वो जो भी कर रहे हैं। मेरे लिए भाई मैं बहुत नीचे से उठा हूँ, और मेरे को अगर कोई वो बिल्कुल नीचे से उठता हुआ मेहनत करता लगता है ना, वो जाता है ऊपर, तो वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। ये जो इंस्टाग्राम वाले ये 1-2 साल में बनने वाले सेलिब्रिटी एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए। दुनिया के लिए करते होंगे। दुनिया के मेरे लिए नहीं करते, सेलिब्रिटीज हमारे लिए नहीं है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट इवेंट यू प्लेड एट? बिगेस्ट इवेंट मैंने ना SGRD कॉलेज अमृतसर में यूथ फेस्टिवल में प्ले किया था। अभी इधर मैं मतलब सतिंदर सरताज जी परफॉर्म कर रहे थे अंदर ऑडिटोरियम में, और इमीडिएटली मैंने प्ले करना था उनके बाद। तो मैं मन में एक पिक्चर भी बना के गया था कि यार, क्योंकि मैंने सतिंदर सरताज जी को उस टाइम तक देखा नहीं था, तो मेरे को लगता था कि बड़े सूफी से आर्टिस्ट हैं, तो यंगस्टर मतलब कैसे एंजॉय करेगा। और जैसे ही मैं ऑडिटोरियम में घुसा ना, मतलब वो अपने लास्ट वाले पड़ाव पे थे, 10-15 मिनट हद से हद, और मैं 15 मिनट पहले गया, उनका परफॉर्मेंस खत्म होने वाला था, बट उन्होंने लिटरली ना 7 से 8 हज़ार बंदा उंगलियों पे नचा रखा था, वो भी सूफी कलाम से। और मैं लिटरली गूज बम थे, और मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं घर से क्या सोच के आया था कि ये बंदे को तो लोग बैठ के ही सुन रहे होंगे, पर लोग उछल उछल के नाच रहे थे। बाहर एक सिंगर और गा रहा था अलग से, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है अभी भी, और उस टाइम पे भी था वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, पंजाबी सिंगर है। वो बाहर परफॉर्म कर रहा था, और उसका गाना फेमस भी था उस टाइम पे बहुत, एक ही गाना बहुत फेमस था, और वो बंदे को सुनने के लिए सिर्फ 30 लोग थे। तो मेरे पास एक अंदर प्लस पॉइंट ये था कि सतिंदर सरताज जी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को वो वाली स्टेज मिल रही है, बड़ी ऑडियंस मिल गई। अब मेरे में था कि मेरे को वो टूटने नहीं देनी उनके बाद, उनका फ्लो बना भाई। उनकी स्टेज में ना लिटरली पीछे जगह नहीं थी कंसोल की, बंदों ने मिनटों मिनटी सेट किया जैसे ही वो क्लोजिंग करने लगे अपनी। और मैंने पहला गाना डाला जलसा, उनका उस टाइम पे नया रिलीज हुआ था। मैंने वो डाल के भाई शुरू किया, और कसम से बोलूं भाई, मेरे को ना था कि लोग ना वो सेलिब्रिटी को देखने चले जाएंगे इसके बाद, पर भाई हिले ही नहीं लोग। 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट सामने ही था, और क्या फील थी ना वो। मैंने सारी रात नींद नहीं आई मुझे उस दिन प्ले करने के बाद। 2 घंटे का सेट घर पे प्ले करके आया, और अपने आप के बारे में सोचता रहा कि ये एक्चुअली में कराया क्या मैं। ये होता है यार डीजेस के साथ ना, आप अच्छी नाइट प्ले करके आते हो, आपको मतलब वही घूम रहा होता है दिमाग में, नींद नहीं आती है, कानों में गाने बज रहे होते हैं, तो ऐसा होता है डीजेस के साथ। सोचते रहते हैं हम सारी रात की, वाओ इट वाज अ ग्रेट नाइट। अगर बुरा भी हो जाए कुछ तो फिर भी नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या किया मैंने। तो वो आपके लिए सबसे बिगेस्ट इवेंट था। बहुत सही। कौन से सिटी में था ये इवेंट? अमृतसर, SGRD कॉलेज। ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू गेट वर्क एज डीजे? आपको काम कैसे मिलता है डीजेस को? काम भाई, सबसे पहली बात, अब देखो, अब तो काम लिंक्स पे ही है, पर लिंक्स भी तभी बने हैं जब हम एग्जिस्ट हुए हैं इंडस्ट्री में, है ना। मतलब थोड़ी मेहनत करी है, थोड़ा पॉलिश हुए हैं ना, तभी लोग आपको घास देते हैं, नहीं तो पहले तो मुझे भी नहीं देते थे, है ना। तो जब अच्छे खिलाड़ी बन गए तो लिंक्स धीरे धीरे अपने आप बन गए। क्योंकि वेडिंग्स में भी मैं ना शुरू से ही मेरी आदत थी, क्योंकि अब ना डीजेस एक नया माइंडसेट लेके आ रहे हैं इंडिया में। देखो हमें तो फायदा ही है उसका, बाकी आपकी मर्जी है,
ये भी एक मैसेज ही है। अब जितने भी ये जेनजीज आ रहे हैं डीजेस, ये पता क्या सोच लेके आ रहे हैं कि हम सिर्फ क्लब में बजाएंगे। हाँ। भाई एक बात मुंह पे बोलता हूँ, तुम्हारे से अमीर होगा शादी में बजाने वाला डीजे। बिल्कुल होगा। हाँ हाँ। और आप ना सिर्फ वो चमक धमक वाली दुनिया है ना, एक जो इस मतलब इस लाइन की, वो आपने पकड़ ली कि हाँ भी हमने क्लबिंग करनी है। और ज्यादातर डीजे जो भी यंगस्टर्स हैं, हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि क्लब करना है। और मेरी शुरू से आदत थी, मैं भाई शादी में भी प्ले करने जाता था, मैं क्लब्स में भी करता था। हाँ। तो मेरे लिंक्स वहां भी हैं, इधर भी हैं। अगर इधर से काम नहीं आ रहा उधर से आ जाता है, उधर से नहीं आ रहा इधर से आ जाता है, तो बैलेंस्ड है। ओके। हाँ सही है। तो उस हिसाब से दोनों साइड से आ जाता है। अभी मतलब लिंक्स पे ही होगी, लिंक्स पे ही है भाई। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर यार आपको पॉडकास्ट पसंद आ रही है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और सबके साथ शेयर कर दो पॉडकास्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंसी एंड फ्रीलांस डीजे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्या सबसे मेजर डिफरेंस फील होता है, एक बताओ। मैं बताता हूँ। जैसे मैंने रेजिडेंसी की, बॉन अड्डा क्लब था, बहुत नून क्लब था अमृतसर का। हाँ। जो रेजिडेंट डीजे होता है ना भाई, वो राजा होता है अपने क्लब का। हाँ। सीधी सी बात है, आप भी रेजिडेंसी कर रहे हो, यू बेटर नो अबाउट योर क्लब। आपके कोई भी बाहर का डीजे आ जाए, इवन दो मैं आ जाऊँ, शायद मैं भी आपकी ऑडियंस को समझने में थोड़ा टाइम लूंगा, पर आपको 1 मिनट लगेगा। हाँ। क्योंकि आपको पता है हाँ, कि मेरे लोग जो आ रहे हैं वो क्या उसका टेस्ट क्या है। हाँ। मेरे को शायद जज करने में 10-15 मिनट लग जाए, बट आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। हाँ। और रेजिडेंसी में क्या होता है कि लोकल्स जो सुनने आते हैं ना आपको, उनका रेजिडेंट डीजे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्ड बन जाता है। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर का डीजे अगर गेस्ट डीजे आता है, हाँ, ठीक है, अगर अच्छा सेट करते हैं सारे, अच्छा सेट करते भी हैं लोग। हाँ। ऐसा नहीं है कि यार गेस्ट डीजे अच्छा सेट करते हैं। हाँ। पर अगर मैं बोलूँ ना कि वो रेजिडेंट डीजे की बराबरी कर जाएंगे उधर, वो नहीं हो पाता, क्योंकि रेजिडेंट डीजे राजा ही होता है। हाँ। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट उसका ये है गेस्ट डीजे का कि वो बहुत अच्छी अमाउंट ले जाता है। हाँ। नाइट की, एक नाइट की। हाँ। हाँ। और रेजिडेंसी का एक फायदा भी है भाई। मैं जब अभी जैसे अभी थोड़ा समर्स आ गई, थोड़े इवेंट्स कम हो जाते हैं हमारे शादियों वाले। हाँ। थोड़े बहुत क्लब के वीकेंड्स पे निकल जाते हैं, तो मैं तो मिस करता हूँ कि भाई ऑडियंस देखूं या क्लब्स में प्ले करूं, है ना। हाँ। या शादियां आ जाएं, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है खाली हो गए हैं। तो रेजिडेंट डीजे वो जोन में नहीं जाता कभी भी, क्योंकि उसका हाँ ये है कि भाई मैं रोज जा रहा हूँ। हाँ। और उसका हाथ खुलता रहता है। हाँ। और ये भी एक मैसेज ही है कि जो भी बंदा शुरुआत कर रहा है ना, इफ यू वांट टू बी अ प्योर आर्टिस्ट, सबसे पहली सीढ़ी यही है कि कोई भी चाहे छोटा मोटा लॉन्ज हो चाहे क्लब हो, आप वहाँ पे 1-2 साल रेजिडेंसी करो, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा पकड़ लो और वहाँ पे 2-3 साल लगाओ, और जो गेस्ट उधर आ रहे हैं उनके साथ अच्छे लिंक्स बनाओ, ताकि कल को आपको बाहर एज ए गेस्ट डीजे भी लोग बुला सके। समझ रहे हो। हाँ। कई बार भाई क्लब में पता नहीं होता कौन से क्लब का मालिक आपको सुन रहा है। हाँ। राइट, है ना। तो बस हाँ, रेजिडेंट डीजे ये मेरा वैसे पर्सनल है ओपिनियन भी कि रेजिडेंसी ना आप 3-4 साल के लिए करो, और हो सके तो डिफरेंट क्लब्स में करो, 1.5 साल, 1.5 साल। फिर उसके बाद ना आप बाहर मूव हो जाओ। ओके, फ्रीलांस में। हाँ। अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, वही डिपेंड भाई, एट द एंड तो पैसा ही अच्छा लगता है। यस यस, है ना। एंड वी नीड मनी, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर मनी। हाँ ब्रो, आर्टिस्ट होंगे हम। हाँ। दिल से आर्टिस्ट हैं। हाँ। पर पैसा भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो जब आपका एज बॉर्डर 27-28 चला जाए, तो अगर आपको लगता है कि यार बहुत रेजिडेंसी कर ली, अभी मैं कैपेबल हूँ कि अब मैं बाहर निकल के गेस्ट डीजे बन सकता हूँ या एज अ गेस्ट डीजे सरवाइव कर सकता हूँ। हाँ। तो वो शुरू करना चाहिए, बिल्कुल जरूर वो करो, इम्पोर्टेंट है। सो दिस वाज इट गाइस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था हमारा, रेजिडेंसी की क्या इम्पोर्टेंस है। नए डीजे जो मैंने अभी आपको वही साथ में पहले वाले में ही बता दिया। हाँ। कि अपने करियर की शुरुआत में अगर आप अच्छे क्लब की रेजिडेंसी कर रहे हो, हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। हाँ।
आपके पास गियर्स हैं रोज जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तो गियर्स तो बहुत कॉस्टली हैं भाई, हर एक डीजे शुरू में नहीं अफोर्ड कर सकता लेना। काफी डीजेस ऐसे भी होते हैं जो रेजिडेंसी नहीं करते, सीधा मार्केट में आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड गिग पे। वो फिर बस थोड़े टाइम के ही डीजे हैं भाई। उन्होंने वही वो जेंजीज हैं वो जेंजीज हैं। हाँ, उनको शुरू से ही कीड़ा काटा है कि हम गेस्ट डीजे रहेंगे भाई। आर्टिस्ट वाली फील है। वो शुरू होने से पहले ही, पर आर्ट नहीं है, आर्टिस्ट वाली फील है बस, दैट्स इट। So our next question is your views on DJ community in India, कि DJs आपस में कैसे रहते हैं इंडिया के, उनके बॉन्ड्स कैसे हैं, काम वाम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, या जलते हैं एक दूसरे से, क्या बोलना चाहोगे? यार हर एक जगह ना अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब एक बहुत बड़ी उदाहरण दे रहा हूँ, यहीं पे सारा आंसर मिल जाएगा। एक कमरे में 2 जने रहते हैं, एक डीजे एक डॉक्टर है। क्या लगता है दोनों की फाइट हो सकती है कभी? हो सकती है, कभी तो हो ही सकती है, बहुत रेयर चांस में। डीजे रह रहा है, साथ ही डीजे रह रहा है, फिर तो क्या लगता है? फिर होगी, दूसरे तीसरे दिन ही होगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। वो क्यों होगी? एक ऐसा हो सकता है समटाइम कि एक डीजे अच्छी जर्नी चल रहा है, दूसरे वाला स्ट्रगल कर रहा है। ये जो चल रहा है इसमें जब चलता है ना आदमी थोड़ा सा आगे, तो वो ईगोइस्टिक फैक्टर, वो चाहे माने चाहे ना माने, ह्यूमन बीइंग नेचर है, थोड़ा सा आता है, ईगो आ जाती है, अपने आप आता है। और ये वाला जो है, ये बेचारा रुका हुआ है और इसको टेंशन पड़ी हुई है, मैं करूं कैसे करूं। तो वो जो पीरियड होता है ना, उसमें फिर आने लग जाता है उसको कि यार मैं रुका हुआ हूँ, ये चल रहा है, फिर वो जलन वाला फैक्टर शुरू हो जाता है। अपने आप होता है ये कोई भी प्रोफेशन हो। अगर डॉक्टर के साथ डॉक्टर रहेगा, उसकी लड़ाई हो सकती है भाई। हो सकती है। तो वो हर एक में ही है। अब डॉक्टर्स की डॉक्टर के साथ नहीं बनती भाई, बहुत रेयर बनती है, बहुत कम चांसेस में बनती है। ये अगर आप किटीज में आपको इकट्ठे मिल भी रहे हैं, तो कोई पता नहीं कौन किसके लिए दिल में क्या रख के बैठा है। जरूरी नहीं। आर्टिस्ट में ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि एक दूसरे से जलते बहुत ज्यादा है, साथ काम करने की बजाय सपोर्ट करने की बजाय। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। बहुत कम आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं। नॉर्मल लोगों के साथ दोस्ती रखना ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। क्योंकि मेरा एक ही दोस्त है डीजे, पक्का यार है शुरू से लेके आज तक, डीजे गैरी सिंह, वही है। और कोई ज्यादा खास डीजे दोस्त मैंने बनाए नहीं। बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरे अराउंड रहते हैं, वो भी दोस्तों की तरह रहते हैं। पर हाँ, मैं नॉर्मल लोगों में ज्यादा यारी दोस्ती बनाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पता क्या है, ये फिर ना इनकी यार, अब क्या बताऊं यार, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बुरे भी हैं भाई। मैं बाकी नहीं बोलना चाहता इसमें। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाउ यू टैकल सॉन्ग रिक्वेस्ट इन योर इवेंट? क्लब्स में तो देखो बाउंसर्स होते हैं, वहाँ पे चलो ठीक है, अगर मतलब कोई अच्छी रिक्वेस्ट है, मेरे को लगता है ये एग्जिस्ट करती है, यहाँ अपन बजा सकते हैं, तो बजा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ईस्ट चल रहे हैं, आदमी वेस्ट वाली रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, वो तो चाहे प्राइवेट पार्टी हो चाहे क्लब हो भाई, उसके लिए टाइम लगता ही लगता है। तो आप उसको क्या बोलते हो कि बजाऊंगा? बस यही है भाई, हम यही बोल सकते हैं कि ठीक है रुक जाओ, यही बोल सकते हैं। अब हम गेस्ट को तो नहीं बोल सकते कि भाई ये गाना बजने वाला नहीं है। वो तो गेस्ट को ही इतनी नॉलेज हो तो बहुत अच्छा ना हो जाए। यार आप लोगों को भी एजुकेटेड होना पड़ेगा थोड़ा म्यूजिक को लेके, कि डीजे क्या प्ले कर रहा है, वैसी ही वाइब का अगर आप गाना रिक्वेस्ट करोगे तो डीजे विल डेफिनेटली गोना प्ले इट। अच्छा, ऑडियंस को मैं सबसे बड़ा यहीं पे ट्रिक बताता हूँ। आप किसी भी क्लब में जा रहे हो ना, आप पहले उनके फ्लायर हर एक क्लब डालता है यार, बिल्कुल पढ़ो, कैप्शन पढ़ो, क्या बज रहा है उधर। अगर आपको समझ आ रहा है तब जाओ, नहीं तो मत जाओ। सो मेनी ऑप्शंस यू हैव इन अ सिटी। राइट। आप अगर उस क्लब का म्यूजिक आपको नहीं अच्छा लग रहा, दूसरे में चले जाओ, वहाँ पे अलग थीम है, अलग म्यूजिक बज रहा है, उधर जाओ, स्टडी करके जाओ इवेंट के बारे में। आपका वीकेंड है, मतलब क्लब वाले भी खराब नहीं करना चाहते, बट आप स्टडी करके जाओ कि आपके लिए कौन सी सुटेबल जगह है। राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर फेवरेट सिटी या फिर वेन्यू
to play at? फेवरेट सिटी भाई गोवा। गोवा Okay. में शादियों पे बहुत प्ले किया है। हाँ। और ज्यूरी वाइट मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है गोवा की? वेडिंग्स में। ओके, और अच्छा लगता है मुझे बजाना वहाँ पे। सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you think of overhyped DJs? एग्जिस्ट नहीं करते भाई, थोड़े आपके- टाइम का कीड़ा है। थोड़े टाइम का है। ये जो भाई सीधी सी बात है, हमारे पुराने लोग भी बोलते थे कि जो ऐसे आता है ना हाँ। वो ऐसे ही गिरता है। हाँ। जो ऐसे आता है ना, अगर वो एक सीढ़ी गिर भी जाएगा तो उसको पता है ये स्टेप में कैसे चढ़ा था, वो चढ़ जाएगा दोबारा। राइट। तो ओवरहाइप डीजेस की कोई वैल्यू नहीं है आपके कोई लिए? वैल्यू नहीं है भाई। ओके। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी का, एडवाइस फॉर अपकमिंग डीजेस। वेरी गुड क्वेश्चन ब्रो, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुनो भाई ध्यान से, जितने भी अपकमिंग डीजेस हैं या आप प्लान कर रहे हो इस इंडस्ट्री में आने का, तो सबसे पहले तो अच्छा गुरु इज इम्पोर्टेंट। और आजकल की जनरेशन में ना थोड़े पेशेंस लेवल बहुत कम है। बहुत कम है। ये करें भी क्या यार, कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है इनके लिए। हाँ। पर इनको थोड़ा सा बड़ा प्यार से अगर स्मूथ चलेंगे ना, जैसे प्रॉपर एजुकेट होके आए, कोई भी मतलब आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। हाँ। अब डीजेस की बात हो रही है तो मैं डीजे के लिए यही बोलूंगा भाई कि जब तक आपको लगता नहीं है ना कि अब आप मतलब अच्छा कर सकते हो, तब तक आप बाहर मत आओ, बंद कमरे में ही प्रैक्टिस करो। ओके। जब तक प्रॉपर पॉलिश नहीं होता। लश यार, तेरे को हमने 2-3 साल बंद कमरे में प्रैक्टिस करते देखा है भाई। राइट राइट राइट। है ना? फिर जब तेरे को पता चला कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, फिर तू बाहर निकला ना। हाँ। तो वही मतलब अनएजुकेटेड मत आओ, अच्छे से सीख के आओ। उसके बाद इस लाइन का सबसे माइनस पॉइंट है नशे। हर तरह का मिलता है भाई इस लाइन में। और उस चीज को कूल नहीं, आधे लोग भाई डीजे इस वजह से भी बनते हैं भाई, बंदियां बढ़ती हैं कूल है ना, कूल लाइफस्टाइल है। इनको लगता है वह लड़कियां इन्फ्लुएंस होती हैं, मतलब हमारी तरफ खींची आती हैं देख के, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। कसम से बोलूं, आज तक मैंने डीजेइंग से कोई बंदी नहीं पटाई, है ना? तो ये दूर दूर से तुम्हें लगता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ एंटरटेन होने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ। तो कभी भी ऐसे किसी मैटर को सीरियस नहीं लेना जिंदगी में। बस अगर आप जिस फील्ड में आए हो उसको बड़े प्यार से करो। और नशों की बात जो मैं कर रहा था कि यहाँ पे आपको फ्री में भी देंगे लोग, आप ले लोगे, आपको मजा भी आएगा। फिर उसके बाद जब मिलना बंद हो जाएगा, फिर कहाँ से खरीदोगे? थोड़े टाइम के लिए फ्री दे देगा कोई, एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा। और ये वैसे भी तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप नशा करके डीजेइंग करते हो भाई, आप लंबा नहीं जा पाओगे। अगर मैं अकबर समी की बात करूं, वन ऑफ द लेजेंडरी डीजे, मतलब हमारे इंडिया के जो मतलब जिन्होंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो भाई वो बंदे के बारे में जानो। ये ना आप लोग, और एक बात, अगर आप लोगों को लगता है सिर्फ इंग्लिश म्यूजिक बजाना ही कूल शिट है और यही डीजेइंग है, तो फिर आप गलत हो। डीजेइंग डीजेस जो होते हैं ना भाई, डीजेस लाते हैं रेवोल्यूशन इन म्यूजिक। और अगर मैं पंजाबी लैंग्वेज की बात करूं, अभी पंजाबी हिप हॉप है, कितने सारे म्यूजिक जॉनर्स के साथ ये बंदे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ग्लोबली जा रहे हैं। हमारे बंदे उस पे भी आ रहे हैं, बिलबोर्ड पे भी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि भाई बाली सगू, पंजाबी एमसी, अब डॉक्टर सियूज, ये डीजेस थे। ये अपनी लैंग्वेज को भी प्यार करते थे, ये इंटरनेशनल भी सुनते थे। तो इन्होंने जो चीजें उनका प्लस पॉइंट था, जो हमारा था, उसको मिला के म्यूजिक बनाया और वो वर्ल्ड वाइड चला गया। और उसके बाद बॉर्डर्स खुल गए, फिर आगे भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वो स्टाइल को कैरी किया। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में भी पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं जो अंडररेटेड है अभी। वहां पे भी डीजेस जो हैं
बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार गया था वहां बजाने भुवनेश्वर। तो मेरा दोस्त है वहां पे रेजिडेंट डीजे। हाँ। तो मैंने उसको बोला भाई एक गाना बता जो यहाँ की लैंग्वेज में बहुत फेमस हो। उसने कोई गाना बताया, रंगोबती। कहता अगर आपने क्लब में इसका कोई एडिट बना के बजा दिया ना तो यहाँ के लोग पागल हो जाएंगे। भाई मैंने ना लिटरली दिन को बैठा था, मैंने ज्यादा काम किया नहीं, थोड़ा बहुत किया, और उस गाने को ज्यादा काम की जरूरत भी नहीं थी। हाँ। भाई एक साइड पॉप स्मोक का ड्योर बजाया, उसमें उसको मिक्स किया, सेम स्केल था, सेम बीपीएम था, पूरा सेट बैठ गया वो। ओके। चलते क्लब में हिप हॉप चल रहा है, लोगों को मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हमारी लैंग्वेज का गाना बज जाएगा लोकल क्लब में, और वो भी ऐसा एडिट हो गया। जब बजा ना, लोगों का रिएक्शन देखने वाला था। तो मैंने उसी टाइम वहां पे रेजिडेंट डीजे को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ही तो हमारी लैंग्वेज ऊपर आई है एक्सपेरिमेंट कर करके। अगर आरडीबी ओनो की बात करूं, टाइगर स्टाइल की, पंजाबी एमसी की, इन्होंने कितने गोरों के सैंपल्स थे जिनको हमारी लैंग्वेज के साथ मिक्स कर करके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फिर ही हम एग्जिस्ट हुए हैं ना। तो इंडिया में और जितनी लैंग्वेजेस हैं भाई ऊपर आ सकती हैं। बिलबोर्ड ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक दो लैंग्वेजेस के लिए बना है। वो आपको बॉर्डर्स खोलने पड़ेंगे खुद, और डीजेस खोल सकते हैं खास करके। क्योंकि म्यूजिक प्रोड्यूसर, जो अकेला म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है ना, वो दुनिया में नहीं जाता। डीजे दुनिया में परफॉर्म भी करता है, और उसको पता चलता है कि आसपास टेस्ट क्या चल रहा है, या ईस्ट से क्या टेस्ट है, वेस्ट से क्या टेस्ट है, ये हमारी लैंग्वेज के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो स्टडीज डीजे ही करता है बाहर घूम के। तो ये भी चीज भाई करनी है हर एक ने अपने अपने लेवल पे। ठीक है, अभी तक जितना रेवोल्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री में, चलो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ा रोल है उनका, बट मैं कहता हूँ कि हाँ डीजे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सोशली ज्यादा घूमते हैं, गिग्स करते हैं, और इनको क्राउड में रहते हैं, इनको पता होता है कि क्या कर सकते हैं। राइट। तो सिर्फ इंग्लिश बजाने नहीं आना भाई। भारत माता की जय। यहाँ पे जितनी लैंग्वेजेस है वो एग्जिस्ट करती हैं, एक्सप्लोर करो। तो अब हमारा आता है रैपिड फायर राउंड। इसमें आप दोनों में से दो ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, एक चूज करना है जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बॉलीवुड म्यूजिक या कमर्शियल म्यूजिक फॉर यू? दोनों। ओके। पार्टी के बाद, इवेंट के बाद आपको रेस्ट करना ज्यादा पसंद है, पीस, यू वांट पीस, और आफ्टर पार्टी जाते हो आप? नहीं, रेस्ट करना ज्यादा पसंद है। तो आपको अपना स्टाइल प्ले करना ज्यादा पसंद है, या आप सोचते हो कि क्राउड की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कुछ भी बजाऊंगा इनके लिए जो ये चाह रहे हैं? शादी में भाई प्राइवेटली अगर बंदे ने हायर किया है तो फिर वो जो चाहता है भाई वो बजाऊंगा, क्योंकि पैसा वही दे रहा है। राइट। और अगर वो खुश होगा अगली की गाएगी उसकी फैमिली से, तो इम्पोर्टेंट है क्राउड सेटिस्फेक्शन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब्स या फेस्टिवल्स? दोनों। शादियां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, वेडिंग्स या क्लब? वेडिंग्स ज्यादा। क्लब थोड़ा थोड़ा प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, पैसे भी मिल जाते हैं, पर साथ साथ ये जो शादियां बुक होती हैं इनको थोड़ा लगता रहता है कि हाँ भी क्लब में भी कर रहे हैं। सो यू वांट टू बी डीजे फॉर लाइफ और म्यूजिक प्रोड्यूसर फॉर लाइफ? डीजे। आप डीजे ही रहना चाहते हो फॉर लाइफ, है ना? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्टर गिग्स या नो बार्टर? बार्टर गिग सबको बता देता हूँ कि यार आप किसी टाउन से एक डीजे को बुलाते हो, अपने क्लब में परफॉर्म करवाते हो, और आप उसके क्लब में परफॉर्म करने जाते हो, तो हम ऐसे काफी डीजेस बार्टर गिग्स करते हैं। वो नहीं करनी कभी भी। वो नहीं करनी। आपका मतलब है कि नो बार्टर? हाँ, जो अपने दम पे है वही ठीक है। बार्टर गिग्स यार कब तक कर लोगे, ज्यादा लंबी गेम नहीं है वो। फिर जिस दिन वो लड़ पड़ा फिर क्या करोगे? हाँ। सो बेटर यू फोकस ऑन योर आर्ट। Who is your favorite DJ worldwide or in your city? Worldwide Deadmo. That's why my name is Deadams. और अगर अब मेरे शहर की बात करूं कि पूरे इंडिया की बात करूं,
अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे शहर की भी बात करते हैं, इंडिया की भी बात इंडिया के भी करते हैं। इंटरनेशनल हो गया अपना डेडमाउ, हाँ, और अपने पूरे इंडिया का फेवरेट डीजे जिसको मैं बिल्कुल पैसे खर्च के सुनने जाऊंगा वो है डीजे स्केप, है ना, क्योंकि स्किपस्टर। हाँ, स्किपस्टर भाई, लव यू, हमेशा इंस्पायर करते रहो। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब का मेरा फेवरेट डीजे है ग्रूव देव, अमृतसर से। ओके, बहुत इंस्पायर करता है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल म्यूजिक या रिमिक्सेस और मैशअप्स? डिपेंड्स ऑन, व्हाट डू यू लाइक मोर? आई लाइक ओरिजिनल। ठीक है। योर फेवरेट ओपनिंग ट्रैक जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा वर्क करेगा हर जगह, या आपका फेवरेट कौन सा है? आंख बंद करके मुंडिया तो बच के रही। ओके। पंजाबी MC, शाउट आउट टू पंजाबी MC। क्लब में हूँ तो रिमिक्स वेरिएंट बजा दूंगा, शादी हो तो भाई ओरिजिनल बजा, फिर देख जनता। और क्लोजिंग सॉन्ग, एक लास्ट ट्रैक जो आप प्ले करना बहुत पसंद करते हो? सी यू अगेन एंड अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते। ओके, सही है। क्या लड़कियां लाइन मारते डीजेस पे? बहुत रेयर चांसेस हैं भाई। क्लब्स मैं में 10 साल, यार ये डिपेंड करता है एक्चुअली। अब मेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल में वो क्यूटनेस नहीं है, मैं डरावना सा लगता हूँ भाई। हाँ। तो मेरे को ऐसा आज तक कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ भाई। मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो बाहर से पटी है। हाँ, उसको मेरा आर्ट बहुत पसंद है क्योंकि शी इज ऑल्सो आर्टिस्ट, पर उसने मुझे कभी आज तक नहीं सुना भाई। 4 साल का रिलेशन है, आज तक वो बेचारी को मौका नहीं मिला कि मैं प्ले कर रहा हूँ कहीं और वो सुनने आए। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग सोबर और बीइंग हाई व्हाइल प्लेइंग? बीइंग सोबर। सिंक और नो सिंक? नॉट सिंक, माइंड सिंक है भाई अपना। नो सिंक, ट्रैक्स को सिंक करना? नहीं ब्रो, अपना माइंड ही सिंक है। हाँ, हम वो सिंक बटन पे बिलीव नहीं करते। राइट। सो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डेडम्स भाई। भाई सब लोग फॉलो कर लो, सबसे बेस्ट वेडिंग डीजे है। आप लोगों को बुक करना है तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज फॉलो करो और डू सपोर्ट हिम यार। थैंक यू भाई, मच लव, मोस्ट वेलकम। और भाई को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई अभी आगे बहुत कुछ लेके आने वाला है। हाँ, बहुत पॉडकास्ट आ रही है गाइस, बहुत नॉलेज शेयर करेंगे हम डीजेस के साथ की, म्यूजिक रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा आ रहा है। सो दिस वाज इट गाइस, हम खत्म करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। सुबह के 4:40 हो गए यार, तो बहुत लेट हो गया, आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इट्स योर बॉय डीजे लश साइनिंग आउट, पीस।